हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 8 के अंदर झारखंड सामान्य ज्ञान को। ये आपका झारखंड सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका लेटेस्ट सिलेबस से, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन इसमें कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ उसमें बताया गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस का, तो आपका ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध जो है वो आपका नक्सलवाद से है। किससे है? नक्सलवाद से है। यह आपका बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों की सफाई हेतु चलाया जा रहा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रामगढ़ जिला निवासी शुभांशी का कौन सा फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजय बनी है, बताइए। तो अगर हम लोग बात करते हैं बुसान फिल्म फेस्टिवल का, तो ये आपका साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ जिले के अंतर्गत रजरप्पा की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म नाटो का विजय बनी थी। कौन सा विजय बना था? तो वो था आपका नाटो ना। कौन सा है? नाटक है ना। वही इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इंडो फ्रेंच फेस्टिवल में भी इनका चयन जो है वो हुआ था। फिल्म आपका नाटक का अर्थ होता है नाटक। बेसिकली इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यह आपका 4 मिनट 35 सेकेंड का यह फिल्म 6 नृत्यकों पर आधारित है। किस पर आधारित था? 6 नृत्यकों पर आधारित है। कितने मिनट का था? तो ये 4 मिनट 35 सेकेंड का था। नाटक का अर्थ क्या होता है? नाटक होता है, ठीक है। ये कितनी वर्ष की थी आपकी शुभांशी? तो ये आपकी 15 वर्ष की थी, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को आपको याद करना है और रिवाइज भी करना है। ये आपका रामगढ़ जिले के अंतर्गत रजरप्पा की रहने वाली थी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसने दुनिया में 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मंसालू को किया, बताइए किसने किया। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आप एक डेट याद रखिएगा जो है आपका 10 अक्टूबर। झारखंड की स्मिता डोरजी। कौन? झारखंड की स्मिता डोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल स्थित दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे मंसालू को फतह कर इतिहास रचा है। याद रखिएगा वो कौन थी? तो वो थी आपकी स्मिता डोरजी, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल स्थित है ना। याद रखिएगा चांडिल बांध स्थित है। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी में ना। और ये कहाँ है? तो आपका सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, बताइए। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो आपका गढ़वा है। इसीलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होगा, ठीक है। कौन सा है? झारखंड एकमात्र जिला है वो है आपका गढ़वा। गढ़वा के अलावा झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जो आपका उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में गिरती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। तो देखिए, स्वर्ण रेखा नदी जो है ना वो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं इसका उद्गम जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार के नगड़ी गांव जो आपका रांची में स्थित है वहां से हुआ है। इस नदी के रेत में आपका सोने का अंश जो है वो पाया जाता है। याद रखिएगा, कहा जाता है कि इस नदी के रेत में ना सोने का अंश भी जो है वो पाया जाता है। इसमें अगर आप कुछ सहायक नदियों को याद रखिएगा तो याद रखिएगा कि इसकी सहायक नदियाँ जो है आपकी कांची हो गई, खरकई हो गया, जुमार हो गया और रारू, इसकी कुछ प्रमुख जो है वो आपकी सहायक नदियाँ हैं। और एक चीज़ आप इसमें याद रखिए कि हम लोग बात करते हैं अगर हुंडरू जल प्रपात की ना, तो इसी नदी से आपका हुंडरू जल प्रपात का निर्माण जो है ना वो हुआ है। तो सारा टॉपिक इसमें आपको याद रखना है ना। बेसिक साइज का आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे जो दिए हुए हैं आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा गलत है। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें गलत की बात करते हैं तो आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है उधवा पश्चिम विहार। ये आपका कहाँ है? ये आपका कोडरमा में नहीं जी हाँ, ये आपका साहिबगंज जिले में स्थित है। कहाँ है? साहिबगंज जिले में स्थित है। बाकी यहाँ पे जितना भी आपका अभ्यारण्य और नाम दिया गया है वो आपका तीनों का तीनों जो है वो सेम है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो आप इसमें 2-3 चीज़ को याद रखिएगा और ध्यान से इसे आप समराइज़ कीजिएगा। देखिए, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका बेतला लातेहार है। वहीं 11
अभयारण्य जो है वो यहाँ पे अवस्थित है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं उधवा पश्चिमी बिहार की, तो इसे तो हम लोग जान लें कि ये कहाँ है, साहेबगंज जिले में स्थित है। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो आपका 1991 में हुआ था। आते हैं हम लोग राजमहल पे, तो आपका राजमहल जीवाश्म अभयारण्य जो है वो आपका साहिबगंज जिले में ही स्थित है। कौन सा? राजमहल जीवाश्म, याद रखिएगा ना कि राजमहल जीवाश्म अभयारण्य जो है वो आपका साहिबगंज में स्थित है। वहीं आपका पालकोट अभयारण्य जो है वो आपका गुमला में स्थित है। और आपका कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो आपका कोडरमा जिले में स्थित है। याद रखिएगा कौन सा? तो कोडरमा और गौतम बुद्ध अभयारण्य ना। चलिए अगर हम लोग पलामू की बात करते हैं तो पलामू अभयारण्य जो है वो आपका लातेहार जिले में, वहीं हजारीबाग अभयारण्य जो है वो आपका हजारीबाग जिले में, तथा पारसनाथ अभयारण्य जो है वो आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। इन सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा, सारा टॉपिक जो है आपका रिलेवेंट है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग प्रथम स्थान की बात करते हैं तो वो है झारखंड। झारखंड जो है वो आपका भारत का सर्वाधिक कोयला संसाधन वाला एक स्थान जो है वो कहा जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में भारत के किस अयस्क का 26 आरक्षित भाग है? बताइए कौन सा अयस्क है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आ जाइए यहाँ पे नीचे में आप लो अयस्क ना, यहाँ पे लो अयस्क जो है ना वो आपका 26% आरक्षित जो है यहाँ पे भंडार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो जी हाँ, वो क्वेश्चन है आपका कि सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं सिंहभूम कॉपर बेल्ट की, तो सिंहभूम कॉपर बेल्ट में आप याद रखिए कि वो आपका होता है प्रोटेरोजोइक वोल्केनो और सादी चट्टान, है ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें आपका चाणक्य के अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। क्या कहा गया है? कुकुट देश कहा गया है, इसे आप याद रखिएगा ना। वहीं अगर इसमें देखते हैं तो इनकी पुस्तक में झारखंड की नदियों से हीरे प्राप्त होने की जानकारी भी है जो है वो प्राप्त होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो आपके छज्जू मलिक थे, कौन थे? मलिक थे। हम लोग इसको पढ़े हैं, जब हम लोग उड़ान बुक पढ़ रहे थे ना, उसमें भी हम लोग इस चीज़ को स्टडी किए हैं। तो छज्जू मलिक ने नागवंशी राजा को कर देने के लिए विवश किया था, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, जो है आपका कि कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ना कोल विद्रोह का, तो याद रखिएगा कि आपका झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक विद्रोह जो था ना वो आपका कोल विद्रोह था, जिसका समय जो था वो आपका 1831 से 32 का था ना। वही अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें तात्कालिक कारण जो है ना वो आपका गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी थी ना, यही इसका कारण था ना, याद रखिएगा। इस विद्रोह का क्या कारण था? तो वो था कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं की बदसलूकी ना, आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी। ठीक है, चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा कराया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर की, तो याद रखिए कि यह मंदिर का निर्माण जो है वो आपका गिद्धौर राजवंश के राजा पुरनमल द्वारा 1514 से 15 ईस्वी में कराया गया था। वहीं अगर हम लोग इसमें एक चीज़ याद रख रहे हैं तो याद रखिए कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो मनोकामना लिंग थी ना वो यहाँ पे स्थित है, और इसी के लिए यहाँ पे हर साल जो है वो तीर्थालु जो है वो जाया करते हैं। वहीं इसमें आप याद रखिए कि यह भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर पंचशूल स्थापित है। क्या स्थापित है? पंचशूल स्थापित है ना, याद रखिएगा। वहीं गिद्धौर वंश के शासक राजा
जिनका नाम चंद्रमौलेश्वर था, इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण रेखा कलश जो है वो स्थापित कराया था। याद रखिए कि वो राजा कौन था, तो वो था आपका पूरनमल ना। वहीं अगर इसका जो गुंबद जो बना हुआ है, अगर पूछा जाए कि आपका इसके ऊपर जो स्वर्ण कलश रखा हुआ है, वो कलश को रखने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह है आपके चंद्रमौलेश्वर ने ना। याद रखिएगा, राजा चंद्रमौलेश्वर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें आप याद रखिए कि गुमला जिले के कोराम्बे में स्थित वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ना, किसका मंदिर, वासुदेव राय मंदिर को ना। चलिए, इसमें अगर एक चीज़ आप याद रखिए कि इस मंदिर में सफ़ेद संगमरमर से बने वासुदेव राय की मूर्ति को स्थापित किया गया है। जो स्थापित किए हैं वो राजा थे आपके प्रतापकर्ण ना। याद रखिए, किस राजा के द्वारा वासुदेव राय की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई, तो वो राजा थे आपके प्रतापकर्ण। कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपका गुमला के कोराम्बे जिले में स्थापित किया गया है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। सत्य नहीं, असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन की बात करते हैं, तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। इसमें क्या है कि CF इंडूज के नेतृत्व में 1920 में हजारीबाग में बिहार छात्र संघ का 15वां अधिवेशन हुआ था। तो जी नहीं, ये आपका नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, जिसमें आप याद रखिएगा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन जो है वो आपका 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था, डाल्टनगंज में हुआ था। जबकि 16वां अधिवेशन जो है वो आपका 6 अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। इसे याद रखिएगा ना, ये आपका कहाँ हुआ था, डाल्टनगंज में हुआ था। और बाकी जो 16वां अधिवेशन था वो आपका जो है वो आपका हजारीबाग में हुआ था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं 1940 की ना, तो 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को टोटल 400 रुपये की थैली जो है वो भेंट की थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार कराने में मदद की थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को संजय नदी पार कराने में मदद की थी। कौन सी नदी, संजय नदी पार कराने में मदद की थी ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद घोष का ननिहाल कहाँ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बोल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो जी हाँ, आप अगर इसमें याद रखिए कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद घोष का ननिहाल जो है वो आपका कहाँ था, देवघर में था ना। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि इनके नाना जो है जिनका नाम राजनारायण वसु था, वो आपके देवघर के ही रहने वाले थे। वहीं वारिंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत जो है वो आपका देवघर में ही हुई थी। याद रखिएगा ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि SN हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। तो जी हाँ, इसकी स्थापना जो है वो आपका 1920 में की गई। कब की गई, 1920 में की गई। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे आपके पास रचना उसके रचनाकार दिए हुए हैं। आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास महाभारत दिया हुआ है। महाभारत के रचनाकार देव व्यास नहीं बल्कि महाभारत और जो आपका नीचे में दिया हुआ है लंका कांड, इन दोनों के लेखक जो है वो आपके कंचन हैं। दैट मीन्स इसका सी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं आदि धर्म पुस्तक के लेखक, तो आप याद रखिएगा कि रामदयाल मुंडा है। कौन है, रामदयाल मुंडा है। तो इसके अलावा 2-3 बुक और है जो इनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें फर्स्ट है आपके पास द झारखंड मूवमेंट रेस्टोर फैक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। उसके अलावा आपके पास आदिवासी अस्तित्व और आपका झारखंडी अस्मिता के सवाल जो हैं वो आपके इन सारे पुस्तक के लेखक जो है वो आपके रामदयाल मुंडा ही हैं।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है, बताइए इन दोनों का संबंध किस खेल से। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुबोध कुमार और दीपक मंडल का, तो इन दोनों का संबंध जो है वो आपका फुटबॉल खेल से है। किससे है? फुटबॉल खेल से है। वही आपका सुबोध कुमार झारखंड रत्न में सम्मानित खिलाड़ी हैं एवं ये दोनों ही आपका भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व जो है वो कर चुके हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड स्थित है, बताइए करजन ग्राउंड कहाँ पे स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे करजन ग्राउंड का, तो झारखंड के हजारीबाग में आपका करजन ग्राउंड जो है ना वो आपका स्थित है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य का, तो जी हाँ वो आपका कौन सा नृत्य है? पाइका नृत्य है। याद रखिएगा, ये हम लोग बहुत बार एक दो सेट में भी और इधर उधर के क्वेश्चन को स्टडी किए हैं। वहीं यह झारखंड के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि इस नृत्य में मार्शल आर्ट का उच्च स्तर की भागीदारी जो है वो रहता है। वहीं हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक रूप में, तो ऐतिहासिक रूप में पाइका सैनिकों का समूह है जिसने राज्य की सुरक्षा के लिए सेवा की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम है, बताइए उस भाषा का नाम क्या है। तो जी हाँ, उस भाषा का नाम जो है वो सादरी है। याद रखिएगा, कौन सा भाषा है? वो आपका सादरी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो जी हाँ, ये आपका विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। याद रखिए किसके द्वारा बनाया जाता है? तो विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसमें कि आप और याद रखिएगा कि इन कलाओं के लिए झारखंड को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया है? जीआई टैग प्रदान किया गया ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल इजी, हम लोग इसको भी बहुत बार पढ़े हैं। तो जी हाँ, झारखंड का सबसे प्रमुख त्यौहार आपका होता है सरहुल, और सरहुल को ही बेसिकली फूलों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। वहीं मुंडा लोग इसे बा पर्व कहते हैं। यह पर्व आपका चैत्र शुक्ल के तृतीय को मनाया जाने वाला इकलौता पर्व है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है, बताइए कौन सदान नहीं है ना। तो बीपी केसरी के अनुसार भूमिहारों को सदानों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से धुमकुड़िया क्या है, बताइए धुमकुड़िया की बात हो तो जी हाँ, उरांव जनजाति में धुमकुड़िया जो है वो आपका एक युवा गृह होता है। क्या होता है? एक प्रकार का युवा गृह होता है, वहीं जिसमें अविवाहित युवक युवतियाँ जो है वो रहती हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के उद्देश्य से पुत्रवती महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पर्व कौन सा है। तो जी हाँ, वो पर्व आपका जितिया है। कौन है? जितिया है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया, बताइए किस अवधि में काम किया। तो जी हाँ, इनका कार्यकाल जो है वो आपका 13 जुलाई 2013 से लेकर 26 दिसंबर 2014 तक का था ना, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए कौन थे। तो जी हाँ, झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री जो थे वो आपके शिबू सोरेन थे। कौन थे? शिबू सोरेन थे। अगर इनकी कार्यकाल की बात करते हैं तो ये आपके 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक रहा था, मात्र 10 दिन के लिए ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो जी हाँ, इसमें देखिए तो झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका पंप योजना जो है वो प्रारंभ की गई। याद रखिएगा ना, कौन सा? तिलका मांझी पंप योजना आरंभ की गई। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यालयों में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई, बताइए कौन सी योजना चलाई गई। तो जी हाँ, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में मिड डे मील की योजना जो है वो चलाई गई, ताकि बच्चों को मिड में यानी कि दोपहर में खाना मिलेगा तो सही बच्चे एटलीस्ट पढ़ने तो खाना खाना तो जरूर ही आएंगे। इस उद्देश्य से इसको चलाया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं भीमराव अंबेडकर के आवास योजना के सत्य कथन की, तो इसका आरंभ जो है वो आपका 14
अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया था, बिल्कुल किया गया था। वहीं इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर निर्मित कर विधवा आवंटित किया गया था। तो जी हाँ, किया गया था। दैट मीन्स का सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नीलाम जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है वो आपका 4 मई 2020 हेमंत सोरेन द्वारा समृद्धि योजना की शुरुआत की घोषणा जो है वो की गई थी। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। वहीं आपके पास थर्ड में है कि योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही साथ मनरेगा के तहत 10 करोड़, यहाँ पे करोड़ गलत हो गया ना, 10 करोड़ मानव निवास जो है वो सृजन किए जाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल था। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें से सारे ऑप्शन जो है आपके सही हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपके पास सत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं बिरजिया जनजाति की, तो आइए ऑप्शन नंबर 1 में। इसमें क्या है कि यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति थी। तो हाँ जी, बिल्कुल थी। यह अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानती थी, बिल्कुल मानती थी। यह 2 भागों में विभक्त थी, सिंदूरिया और तिलैया। तो जी हाँ, ये 2 भागों में विभक्त थी। उपर्युक्त सभी कथन जो है इसके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमाड़ी गीत जो है वो गाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सोहराई में ना, तो सोहराई नृत्य का आयोजन जो है वो पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा जो है वो चुमावड़ी गीत गाया जाता है। साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा एक यहाँ पे दिया हुआ है आपका अंगनाई। अंगनाई नृत्य जो है ये आपका एक धार्मिक नृत्य होता है। वहीं आपका जोमनमा जो है वो आपका नृत्य नए अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है, जबकि टूसू नृत्य जो है वो आपका मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। तो इन सारे के बारे में आप याद रखिएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोहराई नृत्य हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भैंस की सींग से निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य जो है वो बनाया जाता है। तो जी हाँ, भैंस की सींग से बनाया जाने वाला वाद्य को सिंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगा बोलते हैं ना। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि इसका प्रयोग जो है वो आपका छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। वहीं सिंगा एक सुशील वाद्य यंत्र जो है वो है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसमें जो भी रिलेवेंट कंटेंट बताया गया है वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा कथन सही है। आपके पास यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट कथन की बात करते हैं, तो वो है आपका कि रुद्रम जो है वो भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। वही पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। वहीं पिनाक एक स्वदेशी मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है इसमें सही दिए हुए हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 में पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डैश में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया और हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है। तो जी हाँ, वो आपका पुरस्कार जो है वो आपको 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर्स की, तो विंग्स ऑफ फायर्स जो है वो आपका APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसको आपका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो है आपका इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियर। ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही कमाल का या फिर बहुत बोल सकते हो पॉपुलर पुस्तक जो है ना। वही अगर हम लोग APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम जो है वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इसे याद रखिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशक ATGM का परीक्षण जो है वो किया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो वो है आपका DRDO। कौन है? DRDO है ना। चलिए अगर इसके बारे में जानते हैं
तो याद रखिएगा कि डीआरडीओ और आपका भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको ATGM बोला गया, का प्रशिक्षण महाराष्ट्र में अर्जुन टैंक से किया था। इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, तो वो राज्य आपका था कर्नाटक, जो आपका पहले स्थान पे रहा था। इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये कर्नाटक जो है आपका लगातार 3 बार पहला स्थान पे रहा है। वहीं इसमें नवाचार क्षमताओं के आधार पर भी रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किस देश की राजधानी एथेंस है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एथेंस की, तो वह है आपका ग्रीस। ग्रीस की राजधानी जो है वो आपका एथेंस है। वहीं आपके पास खाना दिया हुआ है, खाना की राजधानी जो है वो आपका अक्करा है। वहीं आइसलैंड की राजधानी जो है वो आपका रेकजाविक है और आपका फिजी की राजधानी जो है आपका सुवा है। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि दिनार मुद्रा है। यहाँ पे मुद्रा नहीं है, मतलब किसका मुद्रा जो है ये नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि सूडान की युगोस्लाविया का मुद्रा जो है और आपका इसके अलावा ट्यूनीशिया का मुद्रा जो है, इन तीनों का मुद्रा आपका दिनार होता है, जबकि UAE की मुद्रा जो है वो आपका दिरहम है। इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए, तो आप याद रखिए कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगने वाली भारतीय राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। जो नहीं है वो है आपका मणिपुर। मणिपुर जो है वो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता है। वहीं आगे को बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो जी हाँ, ये आपका है बृहदेश्वर मंदिर में। कहाँ पे है? ये आपका बृहदेश्वर मंदिर में है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि यह मंदिर जो है वो आपका द्रविड़ शैली से निर्मित है। किससे निर्मित है? द्रविड़ शैली से निर्मित है। वहीं इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एक आकस्मिक विशाल मूर्ति जो है वो बनी हुई है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति जो है वो माना जाता है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे कुछ भाषा उसका क्षेत्र दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो गलत है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट में देखिएगा तो आपके पास मीती दिया हुआ है। मीती भाषा जो है वो आपका मेघालय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका मीती भाषा जो है वो आपका चीनी तिब्बती समूह का भाषा है, जो कि आपका मणिपुरी क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये आपका मणिपुर क्षेत्र में बोला जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, राजा कृष्णदेव के संबंध में जो कथन इसमें सही नहीं है, गलत है, वो आपका ये है कि उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त मूल्याद की रचना जो है वो संस्कृत में नहीं की थी। ठीक है, इन्होंने किस भाषा में की थी? तो जी हाँ, इन्होंने इसकी रचना जो है वो आपका तेलुगु भाषा में की थी ना। यहाँ पे आपके पास संस्कृत में दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर में तेलुगु में होगा और इसी के कारण ये आपका आंसर जो है बस सही हो जाएगा। आपका कोड के अनुसार ये आपका गलत आंसर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए फर्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ है अबुल आजाद। इनका संबंध जो है वो किससे है? तो ये आपका अल हिलाल से है। वहीं आपका नेक्स्ट दिया हुआ है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता का संबंध किससे है? तो वह है आपका बॉम्बे क्रॉनिकल से। और आपका एनी बेसेंट का संबंध जो है वो आपका न्यू इंडिया से है। और महात्मा गांधी का संबंध जो है वो आपका यंग इंडिया से है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे या फिर था? तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो जो इससे संबंधित था वो था आपका अलेक्जेंडर रीड और थॉमस
मुनरो। ठीक है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 और 3 जो है ये सही है। बाकी आपका बात करते हैं हम लोग कार्निवालिस का, तो लॉर्ड कार्निवालिस का संबंध जो है वो आपका बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत से है ना। चलिए अगर इसमें हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके बारे में कि लॉर्ड कार्नवालिस ने 1791 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो की थी। वहीं प्रारंभ में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 10 वार्षिक बंदोबस्त था। और बात करते हैं इसके बाद 2 साल बाद 1793 की, तो 1793 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की अनुमति में ये अस्थायी कर दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग संबंध में सही नहीं है। आपके पास यहाँ पे कुछ दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो असहयोग आंदोलन जो है इसकी अवधि जो है वो आपका 1920 से लेकर 1922 तक थी। वहीं 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। वहीं इसमें बहिष्कार की योजना जो है वो की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास डी ऑप्शन दिया हुआ है कि एम ए जिना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो जी नहीं, एम ए जिना ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया था, इसका समर्थन नहीं किया था। इसलिए आपका ये डी आंसर जो है इसमें गलत हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो आप याद रखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आपका सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन जो है वो किया गया है। जिसका वर्णन नहीं किया गया है वो है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें आपका आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो नहीं किया गया है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं तथा आपके पास उसका स्रोत दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कूट में सही होगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपका है अमेरिकी अधिकार पत्र से। वहीं आपका राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का संबंध जो है वो आपका आयरिश संविधान से है। वहीं मंडलीय सरकार का जो है वो आपका ब्रिटिश संविधान से है। और नेक्स्ट आपका है केंद्र राज्य संबंध, तो इसका जो है वो आपका स्रोत संविधान से है। मतलब इसमें जितने भी यहाँ पे आपका अधिकार दिया हुआ है वो आपका किसी ना किसी देश से आपका लिया हुआ है, मतलब उसका बोल सकते हैं बेसिक स्रोत है। तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में, डी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुमेलित कीजिए। आपके पास यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगर आप फर्स्ट में देखिए तो आपके पास दिया हुआ है केंद्र सूची। केंद्र सूची जो है वो आपका जनगणना से संबंधित है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं राज्य सूची, तो राज्य सूची जो है वो आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से है। और आपका साम्यवर्ती सूची का संबंध जो है वो आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से है। और आपका अवशिष्ट विषय का संबंध जो है वो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान से है। ऑप्शन में आ जाइए तो ऑप्शन के अनुसार आपका कूट के अनुसार ए आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पीछे से आपका डी का 2 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है। अगर आपको इसका भी आंसर पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसमें आपके पास दिया हुआ है लोक लेखा समिति किस समिति से आधारित है? तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा वित्तीय समिति। कौन सी समिति हो जाएगा? वित्तीय समिति। वहीं आपका याचिका समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कार्यकारी समिति से। और आपका स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा तदर्थ समिति से। और आपका विभागीय समितियां जो है वो आपका हो जाएगा स्टिंग समिति से। आ जाइए ऑप्शन में। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कूट में आपका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत
उपबंध करने को अधिकृत है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल जो है वो आपका पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है ना। तो ये आपका राज्य का विधानमंडल जो है करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, 243 ग 1 हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पादक यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसको जीडीपी बोला जाता है, गणना करने की 3 विधियां होती हैं। पहला आपका उत्पादन विधि होता है, आय विधि होता है, व्यय विधि होता है। जो आपका नहीं होता है वो है आपका हाथ से सामान लगान विधि, ये इसमें नहीं होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बात करते हैं कृषिगत की। तो आप याद रखिएगा कि कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने का उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य योजना का स्थापना जो है वो किया गया था। इसके बाद आते हैं वर्ष 1985 में। इसमें क्या हुआ, तो वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम जो है वो परिवर्तन कर कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो कर दिया गया। वहीं कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या बोला गया, एमएसपी बोला गया, की सिफारिश जो है वो की जाती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग हो गया ना। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है। जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि जो संबंधित नहीं है वो है आपका विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति जो है इसका संबंध सुधार से है, जबकि अन्य जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी का संबंध जो है वो आपका गरीबी निर्धारण से है। तो इसे आप याद रखिएगा, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो आपका सुधार से है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य जो है वो निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको 2-3 टॉपिक जो है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो देखिए भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1959 से लेकर 1974 तक लागू की गई थी। वहीं यह आपका अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी। याद रखिएगा किस पर आधारित योजना थी, तो वो है आपका अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी। इसमें क्या था कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका स्थिरता विकसित करना और आपका आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। वहीं इस योजना काल के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। और इसमें जो डेट है वो डेट को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपका है 1971। 1971 के आम चुनाव का मूल नारा भी जो था वो यही था। क्या था, तो आपका गरीबी हटाओ का नारा जो था आपका 1971 में आम चुनाव का मूल नारा था। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। समय कब का था, तो 1959 से लेकर 1974 का। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से वृद्धि होती है। बताइए, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से किसकी वृद्धि होती है, तो जी हाँ पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिकता होती है ना। किसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, चलिए इसको जानने से पहले आप इसके बारे में कुछ फैक्ट को जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना 1983 से 84 के बीच का, तो 1983 से 84 में स्थापित अंटार्कटिका में भारत का पहला
अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका दक्षिण गंगोत्री था। कौन था? दक्षिण गंगोत्री था। इसे याद रखिएगा। कब की बात हो रही है? 1983 से 84 की बात हो रही है ना। वहीं भारत द्वारा अपना दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका मैत्री की स्थापना जो है वो 1988 से 89 में किया गया था। किसकी स्थापना? मैत्री की स्थापना। ये कौन सा था? तो आपका भारत का दूसरा अनुसंधान था। कब लागू किया गया था? तो यह स्थापना किया गया था तो वो समय था आपका 1988 से 89 के बीच का। तथा भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र जिसका नाम भारती था, जो आपका 2012 में स्थापित हुआ। इसे याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अगर हम लोग दक्षिण गंगोत्री की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो था वो था। अगर द्वितीय की बात की जाए तो याद रखिएगा, तृतीय की बात की जाए तो याद रखिएगा। तीनों मैं आपको इसमें बताई हूँ और तीनों क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। बताइए लघु हिमालय जो है वो किसकी स्थित है? तो चलिए इसको हम लोग एक लाइन से समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन जो है वो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ है। किस प्रकार से हुआ? तो वो आपका ट्रांस हिमालय हो गया पहले, उसके बाद में महान हिमालय हो गया, फिर लघु हिमालय हो गया, फिर उसके बाद में आपका शिवालिक हिमालय हो गया। देखिए लघु हिमालय किसके बीच आ रहा है? तो वो है आपका महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक और महान हिमालय ना। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है? तो वो है आपका लघु हिमालय। से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप बताइए क्या है? तो जी हाँ, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो आपका प्रवाल उत्पत्ति का है। किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का है। इसे याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या जो है वो आपका 36 है। इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे कुछ सहायक नदियाँ, उनके मुख्य नदी दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सहायक नदी, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है चंबल नदी। चंबल नदी का संबंध जो है वो आपका यमुना नदी से है, तो पहली बात की तो आपका गलत हो गया। वहीं सोन नदी का संबंध जो है वो आपका गंगा से है, ना कि यमुना से। वहीं मानस नदी का संबंध जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र से है। दैट मीन्स यहाँ आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में, केवल 3 जो है इसका सही है, बाकी दोनों आपका गलत है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथन बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी स्टडी किए हैं। हमको याद है कि इसे हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 4 में स्टडी किए हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टडी किए हैं, क्वेश्चन में स्टडी नहीं किए हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया है ना। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं मैथन की और बाल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण, तो ये आपका दामोदर की सहायक नदी बराकर पर की गई है। कहाँ की गई है? तो दामोदर की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? दामोदर की सहायक नदी जो आपका बराकर है। अगर यहाँ पे आपके पास बराकर के जगह पे दामोदर रहता तो आपका आंसर में दामोदर होता, ना कि बराकर होता। ठीक है, क्योंकि दामोदर की सहायक नदी जो है वो आपका बराकर है। ठीक है, वहीं अगर इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि मैथन बांध जो आपका धनबाद में स्थित है, इसका निर्माण 1958 में किया गया। वहीं बाल पहाड़िया बांध जो आपका गिरिडीह में स्थित है, इसका निर्माण 1959 में, तथा तिलैया बांध जो आपका कोडरमा में स्थित है, इसका निर्माण 1953 ईस्वी में किया गया है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से परमाणविक बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। यहाँ पे आपके पास कुछ मेल दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नरोरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में, तो हाँ जी बिल्कुल है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कलपक्कम का, तो कलपक्कम आपका कर्नाटक में नहीं है, कलपक्कम है ना, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। वहीं आपका काकरापारा जो है वो गुजरात में है, बिल्कुल है। वहीं आपका कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, जी हाँ बिल्कुल है। तो आपका इसके अनुसार ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका मेल में गलत दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं पायरोमीटर की, तो देखिए पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों
को जो है वो मापी जाती है ना। तो उसे याद रखिएगा, उच्च ताप के मापन के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। वहीं इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं जैसे आपका सूर्य का ताप हो गया, इन सभी चीज़ों को भी आप माप सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पृथ्वी का पलायन वेग है, बताइए पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, कितना होता है। तो जी हाँ, पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो आपका 11 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो होता है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका पलायन वेग का, तो याद रखिएगा कि पलायन वेग जो है वो आपका वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आता, तो इसी को बेसिकली पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो कहा जाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो जी हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होता है वे हैं, कौन से चर जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो जी देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका प्रकाश तरंग का, तो याद रखिए कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति जो है वो वही रहती है, परंतु उसका तरंग और वेग जो है वो बदल जाता है। किसमें प्रभावित होता है, तो वो है आपका तरंग और वेग। हमेशा तरंग और वेग जो है वो बदल जाता है, जबकि आवृत्ति उसका वही रहता है। किसकी आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, याद रखिएगा ना। वही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिएगा कि इसके लिए आपका व्यक्ति की ऊंचाई जो है ना वो आपका आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति में क्या अंतर होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि एक बहती विद्युत धारा या एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति जो है वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोहरे में निम्न में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि आपका कोहरे में जो है वो आपका गैस में द्रव कोलाइडी जो है वो आपका अभितंत्र अभिव्यक्त होता है ना। चलिए इसके बारे में अगर डिटेल से समझते हैं तो याद रखिएगा कि कोहरे में जल वाष्प का संघनन जो है वो आपका छोटे जल बिंदु के रूप में होता है। वहीं ये संघनित जल की बूंदें जो है वो आपकी हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती है और इसके साथ स्थानांतरित होती रहती है, इसलिए ये आपका गैस से द्रव में जो है वो आपका अभिव्यक्त होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है, बताइए इस लवण का क्या होता है जिसके कारण ऐसा होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग जो है वो आपका जलीय घोल अम्लीय होता है। कारण क्या होता है कि कॉपर सल्फेट जल में अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है ना, तो अपघटन के कारण जो है ऐसा होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं बायोगैस में, तो बायोगैस में का मुख्यतः जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है, इसे याद रखिएगा। वहीं एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि गोबर गैस जिसे बायोगैस भी कहते हैं, इसमें बेसिकली 75% जो है वो आपका मीथेन पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। कितना प्रतिशत मीथेन पाया जाता है, 75%। किसमें, गोबर गैस या फिर बायोगैस में। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में कौन सुमेलित क्रम में व्यवस्थित है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखना है, इसको व्यवस्थित करके आपको कूट का सही आंसर जो है वो देना है। चलिए अगर फर्स्ट में वो देखते हैं तो आपके पास रेडियम दिया हुआ है। रेडियम का क्या हो जाएगा, तो जी हम लोग पहले ही पढ़े हैं। रेडियम का हो जाएगा आपका मैरी क्यूरी। वहीं पेंसिलिन का हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपका एक्सरे का क्या हो जाएगा, तो जी हाँ एक्सरे का आपका हो जाएगा WK रोएंटजन। और आपका नेक्स्ट बच गया चेजक का क्या हो जाएगा, तो वो है आपका एडवर्ड जेरी, से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी सेट में आप स्टडी किए होंगे, आपको याद होगा। तो जी हाँ, कूट के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए
सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, बताइए कौन सी है। तो जी हाँ, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो आपका एल्यूमिनियम है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालन कौन करता है, तो वह है आपका चांदी, जो कि आपका क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। वहीं ऊष्मा का न्यूनतम चालन किसमें होता है, तो न्यूनतम चालक जो है वो आपका है शीशा। और आपका सबसे अधिक चीनी तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु आपका स्वर्ण होता है ना। दैट मीन्स आ जाइए कूट पे, तो जी हाँ, कूट के अनुसार देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इसका बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा ना। पीछे से अगर देखिएगा तो डी का 2 जो है वो आपका सिर्फ 1 में दिया हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एक आंसर जो है वो सही होगा ना, ऑप्शन बी। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ विशेषता उसकी तिथि दी हुई है। पहले में आपके पास दिया हुआ है टेक्नोलॉजी दिवस। टेक्नोलॉजी दिवस जो है आप कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो यह है आपका 11 मई। वहीं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोटोग्राफी दिवस। तो फोटोग्राफी दिवस जो है वो आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं नेशनल स्पोर्ट्स दिवस जो है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आपका नागासाकी दिवस जो है वो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि अगस्त में मनाया जाने वाले इसमें 3 आपके दिवस है ना। कूट में आते हैं तो कूट के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी का 1 सिर्फ 1 में 2 में दोनों में दिया हुआ है ना, तो यहाँ से ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आप कूट में मिला के देख लीजिए, ए इसका करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, बताइए क्यों खट्टा होता है। तो जी हाँ, इसमें आपको पता है कि दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध जो है वो आपका खट्टा हो जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑक्टोपस है एक, बताइए ऑक्टोपस क्या है एक। तो जी ऑक्टोपस की बात करते हैं तो ऑक्टोपस जो है ना ये आपका एक मृदुकवची जंतु है। क्या है, मृदुकवची जंतु है, जिसे आपका मोलस्क भी कहते हैं। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो है आपका डेविल फिश, इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। तो इसे 2-3 नामों को इसमें आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास कभी एग्जाम में दे तो अलग अलग नाम करके दे, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां जो है वो होती हैं। तो जी हाँ, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 अस्थियां जो है वो होती हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास विटामिन दिया हुआ है। विटामिन का आपका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, आपका हो जाएगा कैरोटीन। क्या हो जाएगा, कैरोटीन। वहीं एंजाइम का क्या होता है, तो एंजाइम का आपका हो जाएगा पेप्सिन। और आपका नेक्स्ट हार्मोन का दिया हुआ है, हार्मोन का आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। वहीं प्रोटीन का क्या हो जाएगा, तो लास्ट बच गया आपका प्रोटीन का आपका हो जाएगा कैरेटीन। ऑप्शन में आते हैं तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में आते हैं, तो डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए विटामिन के में क्या है, तो विटामिन के में आपका हो जाएगा अल्फा ना। वहीं आपका विटामिन डी में क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी में आपका हो जाएगा कॉड यकृत तेल। और आपका विटामिन ई में हो जाएगा गेहूं भ्रूण तेल। क्या हो जाएगा, गेहूं भ्रूण तेल, यानी कि ये सेम हो जाएगा। वहीं विटामिन सी में आपका हो जाएगा नींबू। आते हैं ऑप्शन में, तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, नीचे आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, करेक्ट हो जाएगा डी आंसर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, बताइए किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो याद रखिएगा ये आपका लिम्फोसाइट के द्वारा है जो निर्मित होता है। तो इसमें रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या बोल सकते हो प्रतिरक्षी प्रोटीन जो है वो होती है। वहीं इसका क्या कारण होता है कि ये जो होता है वो आपका विष पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। इसे याद रखिएगा, ये क्या करता है, तो ये आपका विष पदार्थों को निष्क्रिय कर देती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, बताइए कौन सा हार्मोन कहलाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि एक हार्मोन है आपका एंड्रोसिन। तो एंड्रोसिन
नामक हार्मोन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव जो है वो होता है, जिसे उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इसे कारण इसे लड़ो और उड़ो या फिर उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। बताइए कैसे उत्पन्न होता है और कैसे दूसरे मनुष्य में पहुंचता है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि डेंगू जो है वो आपका एक प्रकार का विषाणु के संक्रमण से होता है। याद रखिए किससे होता है? विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण से होता है। वहीं जिसे एडिज इजिप्टी आदि नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। याद रखिएगा कौन फैलाता है? आपका एडिज इजिप्टी नामक मादा मच्छर जो है इसे फैलाते हैं। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हड्डी तोड़ ज्वार बोला जाता है। याद रखिए कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि हड्डी तोड़ ज्वार रोग जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची में रोग और उसका कारण दिया हुआ है। अगर खैरा रोग की बात करते हैं तो खैरा रोग का कारण जो है वो आपका क्या हो जाएगा? जस्ते की म्लायनता हो जाएगा। वहीं अनीमिया जो है, अनीमिया क्या हो जाएगा? तो अनीमिया जो है वो आपका लौह की म्लायनता हो जाएगा। और आपका ग्वाइटर जिसे गलघोटा कहा जाता है ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका आयोडीन की म्लायनता हो जाएगा। और आपका लास्ट बच गया स्क्रायो। स्क्रायो जो है वो आपका विटामिन सी की म्लायनता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं यानी कि कूट के अनुसार आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी में, तो द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है वो किया गया था। याद रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूनिवैक तथा यूनैक कंप्यूटर उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवैक और यूनैक की, तो ये आपका कंप्यूटर प्रणाली के कंप्यूटिंग उपकरणों के एक उदाहरण है। साथ ही साथ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्मृति जिसको मेमोरी बोलते हैं के लिए सर्किटरी और चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। इसमें आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, प्रथम पीढ़ी के उपकरणों के, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिएगा कि मदरबोर्ड जो होता है ना वो आपका किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है वो कहलाता है। वहीं यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी होता है, साथ ही साथ जिस पर आप सीपीयू तथा स्मृति यानी कि मेमोरी जैसे कंपोनेंट भी शामिल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मदरबोर्ड हो जाएगा ना। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित विकल्प में से किसमें केवल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो देखिए इसमें जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वो क्या होता है? आपके पास माउस होता है, कीबोर्ड होता है और क्या होता है? स्कैनर होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एमएस वर्ड उदाहरण है। बताइए एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड संसाधन के काम जो है वो आता है, इसे याद रखिएगा। वहीं यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसमें काम आता है? तो ये आपका एमएस वर्ड जो है वो आपका संसाधन के काम आता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एमएमयू का विस्तार रूप क्या होता है? तो एमएमयू का पूर्ण रूप जो है वो आपका होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। वहीं यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। इसे याद रखिएगा कि एमएमयू जो है वो आपका कंप्यूटर का एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आपका वर्चुअल मेमोरी का प्रबंधन जो है वो कर सकता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। बताइए क्या है? तो जी हाँ, अगर इसमें आप याद रखिए कि वो होता है आपका टाइम शेयरिंग। क्या होता है? टाइम शेयरिंग जो होता है वो आपका एक ऐसा महत्वपूर्ण फीचर है जो आपका सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उदाहरण है, जो आपका
किफ़ायती बढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स को सुविधा प्रदान करता है। वहीं इसके द्वारा एक ही समय में मल्टीटास्किंग के माध्यम से कई उपयोगकर्ताओं के मध्य कंप्यूटिंग संसाधन का विभाजन जो है वो किया जाता है, इसे भी इसमें याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को डैश कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो जी हाँ, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी की, तो याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर पायरेसी के तहत किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की नकल ब्लैंक सीडी या फिर अन्य स्टोरेज डिवाइस में राइट कर बेच दिए जाती है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डैश उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, बताइए कौन करता है। तो जी हाँ, आ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस यानी कि अंतराफलन, याद रखिएगा इंटरफेस की जगह पे अगर आपके पास अंतराफलन है तो कंफ्यूज मत होइएगा, के रूप में कार्य कर सकता है। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रमुख उदाहरण है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट उदाहरण आपके पास है प्रोसेसर मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा है एप्लीकेशन इंटरफेस और पांचवा है आपके पास यूज़र इंटरफेस। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीवीएमएस किसको कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीवीएमएस को, जिसमें आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो डीवीएमएस आपका यूज़ होता है, डीबीएमएस का पूर्ण रूप जो होता है वो आपका होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस होता है। वहीं एपीआई को याद रखिएगा जिसका पूरा नाम जो होता है वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। आपका ये क्वेश्चन इसमें जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किसको कहते हैं? तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, बताइए कौन सा मशीन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा जिसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, तो ये आपका एक मशीन है जो आपका इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट है, बताइए कौन सा वो गेट है। हम लोग गेट पढ़े हैं ना, जो आपका सार्वभौमिक गेट होता है वो आपका होता है नोर तथा नैंड होता है। क्या होता है? नोर तथा नैंड होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर आता है नीचे सी में, यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका एक इंटरफेरेंस का विरोधी है। जी नहीं, ये आपका इंटरफेरेंस का विरोधी नहीं होता है। अगर हम लोग इसमें ज़्यादा जानते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि धातु आधारित संचार प्रणालियों पर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के कई सारे फायदे होते हैं। इन फायदों में हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस, छीनन और बैंडविड्थ विशेषताएं जो है वो शामिल हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ा होता है उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो जी हाँ, कंप्यूटर में जहां पे एसेसरीज जुड़ा होता है उसे पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि पोर्ट जो होता है वो किसी कंप्यूटर तथा अन्य कंप्यूटर या परिधीय उपकरणों के साथ जो है वो आपका एक अंतराफलक यानी कि इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। वहीं कंप्यूटर के अन्य हिस्से जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और अन्य डिवाइसें हो गया, उसके साथ भी पोर्ट के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वीमैक्स का एक अभिप्राय है, बताइए वीमैक्स का अभिप्राय क्या होता है। तो जी हाँ, अगर वीमैक्स का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो वो आपका होता है वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। देखिए इसमें क्या होता है कि यह एक दूरसंचार तकनीकी है। क्या है? एक आपका दूरसंचार तकनीकी है और बेसिकली इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बिना तार की सहायता से संपर्क किया जा सकता है। इसे आप याद रखिएगा।
वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। आपको यहाँ पे सही नहीं बल्कि गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए आ जाते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क की एक विश्वव्यापी नेटवर्क होती है। तो हाँ जी बिल्कुल होती है। वहीं इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा जो है वो प्रदान करती है। हाँ जी बिल्कुल करती है। दैट मीन्स में कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, दोनों सही है। इसीलिए आपका ना तो 1 और ना ही 2 ये आपका सही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास गलत पूछा गया तो दोनों में से कोई तो गलत नहीं है, इसलिए आपका ना तो A और ना ही 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि इंटरनेट का उद्गम जो है ना वो आपका ARPANET से हुआ है। ARPANET का फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो ARPANET का फुल फॉर्म आपका होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blue@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता है। बताइए mars.org क्या दर्शाता है? तो जी हाँ, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो mars.org जो है ना आपका डोमेन के नाम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? डोमेन के नाम को दर्शाता है। एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा कि किसी भी ईमेल पते में यानी कि किसी भी ईमेल एड्रेस में या फिर बोल सकते हो इसके बाद आने वाला शब्द उस पते के डोमेन नाम को दर्शाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए आपके पास न्यूनतम और अधिकतम दोनों पूछा गया। तो याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की तालिका में कॉलम की न्यूनतम संख्या 1 होती है, वहीं इसकी अधिकतम संख्या जो है वो आपका 63 होती है। दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं हम लोग बात करते हैं सेल की, तो याद रखिएगा कि सेल की सीमाओं को चिन्हित करने वाले लाइन को हम लोग ग्रिड लाइन कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर हम लोग इसे ग्रिड लाइन कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में समाचार में आने वाले लाइव फाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लाइव फाई की तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका लाइव फाई तथा बोल सकते हैं वाईफाई दोनों ही तकनीकों में डाटा का प्रसारण जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय रूप में होता है। वहीं वाईफाई तकनीकी में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जबकि लाइफाई जो है वो आपका दृश्य प्रकाश पर आधारित तकनीकी है। यही इन दोनों में अंतर होता है। वही लाइफाई एक वायरलेस संचार तकनीकी है जो आपका वाईफाई की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक तीव्रत रहती है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसीलिए आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन 1 कि यह उच्च गति से डाटा संचार के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। हाँ जी बिल्कुल करता है। वहीं यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्र होता है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों कथन जो है आपके सही है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होता है? बताइए क्या शामिल होता है? तो आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में। तो एक डेटा डिक्शनरी में आपका फाइलों और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में डाटा जो है ये सारा आपका उसमें शामिल होता है। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 8 के अंदर हम लोग कंप्यूटर के ज्ञान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी सेट पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन के साथ बने रहिए। हम लोग अब बहुत ही जल्दी टोटल 10 सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।